बाउंड्री लाइन को अभी तक क्रॉस नहीं किया है, या हम इसके बारे में एक और बात बोलते हैं क्या, वैल्यू एडिशन इज पेंडिंग, वैल्यू एडिशन इज पेंडिंग, और या फिर हम इसके बारे में एक और बात बोलते हैं नॉट रेडी फॉर यूज बाय फाइनल कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर के यूज के लिए अभी रेडी नहीं हुई है। तीन कैटेगरीज हमने बात करी, ऐसे गुड्स जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया है, जिनके अंदर वैल्यू एडिशन अभी कोई ना कोई वैल्यू एडिशन अभी पेंडिंग है, या हम तीसरी बात करते हैं कि ऐसे गुड्स हैं जिन्होंने अभी फाइनल कंज्यूमर के लिए अभी यूज के लिए अभी रेडी नहीं हुई है। कंज्यूमर की कैटेगरी की बात करें तो दो तरह के कंज्यूमर होते हैं, एक प्रोड्यूसर भी तो कभी ना कभी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करता है, दैट मीन वो भी एक कंज्यूमर है। लेकिन फाइनल कंज्यूमर को उसको बोलते हैं जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस को क्या करता है, कंज्यूम करता है, हु इज फाइनल कंज्यूमर। तो अगर इन सभी के अंदर से अगर मैं ये बात बता दूं, नेगेटिव पॉइंट्स को हटा दूं, ठीक है, नॉट हटा दूं, रेडी फॉर यूज बाय, पहली बात करते हैं क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, फुली प्रोड्यूस हो चुकी है। दूसरी बात करें वैल्यू एडिशन इज डन, वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब पेंडिंग नहीं है। और तीसरे में बात करें तो रेडी फॉर यूज बाय फाइनल कंज्यूमर, यानी तीनों के अगर मैं नेगेटिव पॉइंट हटा दूं तो गुड्स मिल जाएंगी कौन सी, फाइनल गुड्स हो जाएंगी। आधी बात समझ में, फाइनल कौन सी गुड्स हो जाएंगी, वो फाइनल गुड्स हो जाएंगी। ऐसी गुड्स जो फुली प्रोड्यूस हो गई है। लाइकवाइज हम एग्जांपल लेते हैं, एक शर्ट है वो प्रॉपर बन चुकी है, प्रॉपर बनने के बाद उसमें किसी ना किसी रिटेलर ने या टैक्स के वे में कोई ना कोई वैल्यू का भी एडिशन पेंडिंग नहीं है, ठीक है, यानी रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, जीएसटी टैक्स की वैल्यू ऐड हो चुकी है, सब एडिशन हो चुका है, तो वो गुड्स किस कैटेगरी में आ जाएगी, फाइनल की कैटेगरी में। और ऑब्वियसली वो लास्ट में किसके पास जाएगी, फाइनल कंज्यूमर के पास यूज के लिए। तीनों बातें कंप्लीट हो जाएंगी तो फाइनल है, तीनों में से एक भी पेंडिंग है तो वो कौन सी गुड्स कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास दो कैटेगरी है, एक होती है कंज्यूमर गुड की और दूसरी होती है कैपिटल गुड्स की, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, कंज्यूमर जो प्रोडक्शन, जो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, जो एक ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई जाती हैं, ऐसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। हमारे पास इस कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में चार तरह की गुड्स होती हैं। एक होती है ड्यूरेबल, दूसरी होती है सेमी ड्यूरेबल, तीसरी होती है नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। ऐसे करके 4 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबल, ड्यूरेबल कौन सी होती है, जिसकी लाइफ स्पैन होता है मोर देन 5 ईयर होता है, लगभग कई बार ऐसा भी लिखा जाता है कि 5 to 20 ईयर, लेकिन हम 5 ईयर मान के चलते हैं, 5 ईयर से प्लस का टाइम पीरियड होता है ड्यूरेबल गुड्स के लिए। सेमी ड्यूरेबल जो मैक्सिमम जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर से 5 ईयर के बीच में होता है, और ऐसी गुड्स जिनका टाइम पीरियड 1 साल तक का, मैक्सिमम 1 साल तक का होता है, हो सकता है वो 1 दिन से 1 साल तक का हो, तो ऐसी गुड्स कौन सी होती है, नॉन ड्यूरेबल होती हैं। और लास्ट अगर नॉन मटेरियल, ऐसी गुड्स जिसमें कोई भी मटेरियल नहीं होता, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ठीक है। मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अभी इसको कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अब कोई डॉक्टर है आपको कंसल्ट करता है तो उसकी कंसल्टेशन आप उसी समय में कंज्यूम कर रहे हो, दैट मीन देयर इज नो टाइम लैग, यानी गैप बिटवीन दी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन मटेरियल यानी सर्विसेज, ठीक है। कई बार आपसे कुछ एग्जांपल के बाद आ जाते हैं और पूछ लेते हैं कौन सी गुड्स है, तो याद रखना जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ गुड्स हैं वो सेमी ड्यूरेबल का पार्ट बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी गुड्स हैं वो सेमी ड्यूरेबल का पार्ट है। ड्यूरेबल के अंदर तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म वाली मशीन्स वगैरह सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा, और नॉन ड्यूरेबल में तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, जो फर्दर इनकम जनरेशन के लिए, फर्दर इनकम जनरेशन, या हम कह सकते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए बनाई जाती है, ठीक है। जो और इनकम जनरेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए बनाई जाती है, ऐसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि और इनकम कमाने के लिए जो गुड्स बनाई जाती हैं वो सारी लॉन्ग टर्म वाली होती है,
कौन सी वाली? लॉन्ग टर्म वाली। लॉन्ग टर्म वाली या हम कह सकते हैं हाई वैल्यू वाली। कौन सी? हाई वैल्यू वाली, जिनके अंदर ज्यादा अमाउंट लगे, पैसा ज्यादा लगे इनको बाय करने पे। ठीक है, ऐसे हो सकती है कैपिटल गुड्स। ठीक है, इसके लिए हम इन दोनों के लिए एक नोट लिखते हैं। ठीक है, सेम गुड में भी कैपिटल, सेम गुड में भी इंटरमीडिएट और सेम गुड में भी फाइनल डिपेंड ऑन दी यूज। सेम गुड ही कैपिटल हो सकती है, सेम गुड ही फाइनल हो सकती है, बट किस पे डिपेंड करता है? यूज पे डिपेंड करता है। यूज पे डिपेंड करने का मीनिंग क्या हुआ? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं शुगर केन का। अगर शुगर केन फैक्ट्री में यूज हो रहा है शुगर को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो शुगर केन क्या है? वो शुगर केन इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसका यूज कैसे हो रहा है? एज अ रॉ मटेरियल हो रहा है। लेकिन वही शुगर केन डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? फाइनल गुड्स हो जाता है, क्योंकि उसे ह्यूमन अपनी वॉल को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही अगर वो शुगर है, शुगर में कन्वर्ट होने के बाद शुगर को डायरेक्ट सेल हो रही है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर उसको यूज करेगा, अपना कंज्यूम करेगा, तो वो कौन सी है? वो फाइनल है। लेकिन अगर वही शुगर किसी स्वीट मेकर को सेल कर दी जाती है, तो वो कौन सी गुड्स बन जाएगी? स्वीट मेकर को सेल करेंगे तो वो कौन सी गुड्स होगी? इंटरमीडिएट। ठीक है, एज इट इज। नेक्स्ट, यहां पे भी सेम ही नोट लिखा जाता है। क्या? सेम गुड में भी कंज्यूमर एंड सेम गुड में भी कैपिटल। सेम गुड ही कंज्यूमर होती है और सेम गुड ही कैपिटल हो सकती है, बट डिपेंड ऑन यूज। किस पे डिपेंड करेगा? यूज पे डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन घर पे अगर यूज हो रही है, हाउस में यूज कर रही है, तो कौन सी है? कंज्यूमर गुड है। लेकिन अगर वही वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री में यूज हो रही है, उससे और इनकम कमाई कर रही है, तो कौन सी है? कैपिटल है ना? स्विंग मशीन। इसके अलावा हम बात स्विंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं। स्विंग मशीन क्या है? अगर घर पे हाउस वाइफ यूज कर रही है अपने नॉर्मल घर की स्विचिंग के लिए, हम घर पे यूज करते हैं, तो कौन सी है? कंज्यूमर गुड है। लेकिन उसी का यूज एक टेलर कर रहा है, तो कौन सी है? कैपिटल गुड्स है। अगर इसी में एक और नोट अगर मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या? सेम गुड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया मशीन के लिए, तो ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ज्यादातर कैपिटल गुड्स के अंदर मशीन काउंट की जाती हैं, बट ऑल मशीन्स आर नॉट नेसेसरली कैपिटल गुड्स। जरूरी नहीं है कि सारी गुड्स क्या हो, सारी मशीन्स हो कैपिटल गुड्स ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उस मशीन का यूज कैसे कर रहे हैं आप, ये चीज पे डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक अभी हमने एग्जांपल लिया स्विंग मशीन का, घर पे भी तो यूज हो रही थी, कंज्यूमर गुड्स भी तो थी। वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया, घर पे भी तो यूज हो रही थी, है ना? तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि ऑल मशीन्स आर नॉट नेसेसरली कैपिटल गुड्स। तो जाओ इसके अंदर यहाँ तक। अब एक और कैटेगरी आ जाती है, वो दैट इज प्रोड्यूसर। ठीक है, एक और कैटेगरी में क्या आ गई? प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं? प्रोड्यूसर जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए बनाई जाती हैं, फर्दर इनकम जनरेशन के लिए बनाई जाती हैं। फिर डिफरेंस क्या हुआ कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर? डिफरेंस एक होता है, प्रोड्यूसर गुड्स के आगे दो कैटेगरीज हैं। प्रोड्यूसर गुड्स के आगे दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी को बोलते हैं सिंगल यूज गुड्स। क्या बोलते हैं? सिंगल यूज। और दूसरी को बोलते हैं मल्टीपल यूज। ठीक है, सिंगल यूज गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल एक बार कंज्यूम होगा, उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन मल्टीपल यूज मशीन से लगातार चलती रहेंगी। इसका मतलब जितने भी मल्टीपल यूज गुड्स हैं, वो सारी की सारी गुड्स किसका पार्ट है? वो कैपिटल का पार्ट है। किसका पार्ट है? वो कैपिटल गुड्स का पार्ट है। दैट मीन प्रोड्यूसर गुड्स की एक कैटेगरी है, कौन सी? कैपिटल गुड्स। जबकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर सिंगल यूज भी आ रहा है और मल्टीपल यूज यानी कैपिटल गुड्स भी आ रही है। दैट मीन प्रोड्यूसर गुड्स एक ब्रॉड कैटेगरी है और कैपिटल गुड्स उसकी एक स्मॉलर कैटेगरी है। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और ये स्मॉलर कंसेप्ट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक नोट लिखा जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स का एक पार्ट है कैपिटल गुड्स। तो जितनी भी कैपिटल गुड्स होगी वो सारी क्या होगी? प्रोड्यूसर गुड्स तो होगी। ठीक है, तो इसलिए एक नोट लिखते हैं, या क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट नेसेसरली कैपिटल गुड्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इज रॉ मटेरियल। सारी प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस इतना ही है कि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल भी आता है। ठीक, एनी डाउट इन दिस रिगार्ड? राइट, इसके बाद हम कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो किस पे किया जाएगा? कंज्यूमर गुड्स पे किया जाएगा। ऐसा एक्सपेंडिचर जो किस पे किया जाएगा? कंज्यूमर गुड्स पे किया जाएगा या कंजप्शन करने के लिए किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जितना भी एक्सपेंस किया जाएगा कंज्यूमर गुड्स के ऊपर तो हम क्या बोलेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कॉल करेंगे। और ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर चाहे तो गवर्नमेंट ने किया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ने किया है, ठीक है, चाहे वो एनजीओज ने किया है, चाहे वो एनपीओज ने किया है, किसी ने भी, गुरुद्वारा, मॉस्क, टेंपल, सारे एनजीओज में आए थे, दैट मीन किसी ने भी अगर एक्सपेंडिचर किया होगा उन सभी का एडिशन क्या बन जाएगा, कंपोनेंट। ये सारे कंपोनेंट हो जाएंगे और सभी का एडिशन ही कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास इसमें कंसेप्ट आता है, वो क्या आता है, इन कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर हम ये कंसीडर करते हैं I इक्वल टू चेंज इन के, I इक्वल टू चेंज इन के, I इज इन्वेस्टमेंट, डेल्टा, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड डेल्टा, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है चेंज, और के मींस स्टॉक ऑफ कैपिटल। और इस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी I इक्वल टू डेल्टा के, यानी I इक्वल टू चेंज इन के। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, जितना हमने एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, जितना हमारे पास एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स, जितनी हमारे पास एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल है, जितना भी हमारे पास एसेट्स पड़ी थी उसके अंदर और कैपिटल को ऐड करना, उसके अंदर और इंक्रीज कर देना, दैट इज चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, चेंज इन दी या इंक्रीज इन दी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसके अगर कंपोनेंट की बात करें तो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरे होते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक, फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, फिक्स जो फिक्स एसेट्स पे की जाती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट जो किस पे की जाएगी, फिक्स एसेट्स पे की जाएगी। और जबकि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, और लास्ट में वर्क इन ट्रेड। वर्क इन ट्रेड कौन सी गुड्स होती है, बनी बनाई गुड्स आई और आगे सेल कर दी, वो होती है वर्क इन ट्रेड। तो वर्क इन ट्रेड, जैसे बाइक एजेंसी से बने बनाए आते हैं, आगे सेल कर देते हैं एजेंसी में, तो क्या है, वर्क इन ट्रेड है। तो ये दोनों की दोनों फिक्स और इन्वेंटरी दोनों क्या है, कंपोनेंट बनते हैं जिसके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंटरी फिक्स इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कि एंड पे कितनी है, और माइनस कर देंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग में कितनी थी और एंड पे कितनी है, दोनों का डिफरेंस, यानी एंडिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सीधा सीधा कहिए तो वो हमारे पास कर देंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट। एज इट इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट एट द एंड में से बिगिनिंग वाला माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और अगर मैं क्या करूं, ग्रॉस प्लस मैं फिक्स प्लस में इन्वेंटरी दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और अगर ग्रॉस है नेट बनाने तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा तो नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को हम कुछ और अदर नाम से भी कई बार आ जाता है। डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, एनी डाउट इन दिस रिगार्ड? अगर हम फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट के। फिक्स इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा करेंगे क्या होगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, दैट मीन प्रोडक्शन आउटपुट ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, जीडीपी तो इंप्रूव होगा ही होगा, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोगों का। लेकिन अगर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट की अगर हम अच्छी अमाउंट के अंदर कर लेते हैं तो उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो नंबर एक, अगर मार्केट में कभी शॉर्ट टर्म हो जाता है, मार्केट में कभी कमी आ जाती है, किसकी, रॉ मटेरियल की कमी आ जाती है, तो भी हमारा
जो प्रोडक्शन है वो विदाउट हिंड्रेंस क्या करता रहेगा, वर्क करता रहेगा, प्रोडक्शन कभी रुकेगा नहीं। या फिर कभी मार्केट में प्राइस को लेके फ्लक्चुएशंस आ जाती है, कभी प्राइस अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसा होता रहता है मार्केट में। लेकिन कभी अप एंड डाउन आ जाती है तो भी हमें टेंशन लेने की नहीं है, बिकॉज ऑफ हमने इनिशियल में ही इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट अपना अच्छा किया हुआ है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस रिगार्ड? तो नेट के तो दोनों का एडिशन करके आप नेट की सिग्निफिकेंस आप लिख ही सकते हैं। हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन पे आई गए हैं, तो डेप्रिसिएशन को लेके हम ऑब्सोलेंस की कुछ बात कर लेते हैं। ऑब्सोलेंस की कुछ बात कर लेते हैं। ऑब्सोलेंस में क्या चीजें आती है? दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सपेक्टेड और दूसरे होते हैं अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड और दूसरे अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कौन से? ऐसे लॉसेस, ऑब्सोलेंस का और कुछ मीनिंग नहीं है, यहाँ पे लॉस ही है। ऐसे लॉसेस है जो हमें पहले से क्या थे, एक्सपेक्ट थे, हमें पहले से पता था कि इस तरह के ये तो एक्सपेंडिचर होने ही होने हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल ईयर। या हम बात करें यहाँ पे रिपेयर, जो नॉर्मल रिपेयर होती है, ये सारी क्या है, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस है। और दूसरे होते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता, कुछ सडन हो जाते हैं, जस्ट लाइक एक्सीडेंटल डैमेजेस। ठीक है, एक्सीडेंटल डैमेजेस। ठीक है, सडन वर्न आउट ऑफ द मशीन्स, चलते चलते मशीन जल गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारे क्या है, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, हमें पहले से नहीं पता होता। जिनको पहले से नहीं पता है उनको हम बोलते हैं अनफोर्सीन। क्या बोलते हैं? अनफोर्सीन। ऐसे जो पहले नहीं देखे जा सकते, और ऐसे जो पहले से पता है बोलते हैं फोर्सीन। जिनका पहले से देखा जा सकता है, मतलब हमें पता ही है कि तो होने ही होने हैं। और डेप्रिसिएशन इज आल्सो पार्ट ऑफ फोर्सीन एक्सपेंडिचर, दैट मीन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। ठीक, फोर्सीन तो हमें पहले से पता है कि मशीन खरीदी है तो यूज करेंगे तो वैल्यू तो कम होगी ही होगी। ठीक है, उस वैल्यू के कम होने को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो एक्सपेक्टेड है तो ये किसमें आ गया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस के अंदर। और अगर अनएक्सपेक्टेड होते तो पता ही था, जिनके बारे में चलते चलते मशीन चल गई, ऐसा होता ही, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ऑयल है, ट्रांसफर करते हुए स्पॉइल हो गया, तो पता है। ठीक है, और अभी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को एक और नाम दिया जाता है कैपिटल लॉस। क्या देते हैं? कैपिटल लॉस। और ये कैपिटल लॉस यानी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस नेशनल इनकम काउंट करते हुए कैलकुलेटर नहीं होते, और जबकि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस है वो नेशनल इनकम को काउंट करते हुए काउंट किए जाएंगे। यानी ओनली, तो इसलिए हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है वो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, ऑब्सोलेंस का कंसेप्ट हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी डेप्रिसिएशन के साथ एक और टर्म जुड़ी होती है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्या जुड़ी होती है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या नाम देते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसा डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेट किया गया है, कलेक्ट किया गया है। मान लो एक मशीन है 10 लाख की और वो 10 साल तक चलेगी, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? 10 साल। तो दैट मीन हम मान सकते हैं कि हर साल उसकी 1-1 लाख की वैल्यू कम हो रही है। 10 लाख की एसेट थी और 10 साल चलने वाली है, तो हर साल की वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख रुपए। हम क्या करेंगे, अपने ईयर के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए निकाल के साइड में रख देंगे। पहले साल 1 लाख रखा, दूसरे साल 1 लाख रखा, तीसरे साल 1 लाख रखा, तो एंड पे 10 साल के एंड पे कितनी हो जाएंगी? 10 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। इसका मतलब जब मेरे को एसेट को रिप्लेस करना होगा तो मेरे पास पूरे के पूरे 10 लाख रुपए पड़े हैं, मैं उस ईयर में मेरे को बर्डन नहीं आएगा। बाय चांस अगर ये आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड या एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन नहीं बनाते हो, ये अकाउंट नहीं बनाते हो, अपने प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए निकाल के नहीं रखते हो, तो क्या लॉस होगा? अगर आपने नहीं रखा तो आपको सारा का सारा जिस साल 10वें साल में जाके एसेट को जब आपको रिप्लेस करना होगा तो आपको 10 लाख रुपए उस साल के प्रॉफिट से निकालने पड़ेंगे। तो अगर उस साल के प्रॉफिट से 10 लाख निकालोगे तो आपको या तो कहीं ना कहीं तो आपको अपने एक्सपेंडिचर में कटौती करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको रॉ मटेरियल कम बाय करना पड़ेगा। अगर आप रॉ मटेरियल कम बाय करोगे या लेबर को कम रखोगे तो कुल मिला के प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा उस साल का, रॉ मटेरियल नहीं है। मशीन ज़्यादा रहेगी तो क्या हो गया? मशीन आ गई तो क्या हो गया? रॉ मटेरियल तो नहीं है। अगर रॉ मटेरियल कम होगा तो क्या होगा? आप प्रोडक्शन कम करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कम करोगे, लोगों को हटाना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो क्या होगा? लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा। लिविंग स्टैंडर्ड कम होने से वो क्या करेंगे? डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम होगी तो फिर प्रोडक्शन करना किसके लिए? तो प्रोडक्शन
दोबारा कम हो जाएगा। फिर वही हम डिफ्लेशन साइकिल की तरफ क्या बचेंगे, चल पड़ेंगे, हमारी इकोनॉमी है एक डाउनवर्ड इकोनॉमी की तरफ चल पड़ेगी। ठीक, एनी डाउट? तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाना इसके लिए जरूरी है, जो डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। कौन सा है? स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट किया जा सकता है, किस पे? पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट किया जा सकता है, ठीक है। और फ्लो कौन सा होता है? जो ड्यूरिंग द पीरियड होता है। कौन सा होता है? ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब ये एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, इतने से लेके इतने तक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इतने बजे या इस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम होता है, लेकिन इसमें एक टाइम स्पैन होता है, पीरियड होता है, इसलिए बोलते हैं टाइम डायमेंशंस होती है। इसमें क्या होती है? टाइम डायमेंशंस होती है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम इतने से लेके इतने। जैसे आप क्या बनाते हो? प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1 अप्रैल से 31 मार्च, फिक्स है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ड्यूरिंग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टाइम है, क्या है? टाइम डायमेंशंस है यहाँ पे, ठीक है। और जबकि यहाँ पे बात करें तो फिक्स टाइम पे होता है, कोई भी टाइम डायमेंशंस नहीं होती है, ना ओपनिंग टाइम होता है, सिर्फ एंड टाइम होता है, ओपनिंग नहीं होता है, तो इसमें टाइम डायमेंशंस नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि इसके एग्जांपल्स की, तीसरी इसके अंदर आते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल के अंदर हम क्या बोलेंगे? स्टॉक कैसा कंसेप्ट है जो जिसके अंदर जैसे वेल्थ, एक पर्सन की वेल्थ है वो एक टाइम पे काउंट की जा सकती है, लेकिन अगर हम वही एग्जांपल फ्लो के अंदर कोई एग्जांपल देखते हैं तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आए दिन इंक्रीज होता रहेगा, ड्यूरिंग द पीरियड अर्न किया जाता है वो, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज फ्लो कंसेप्ट। इसके बाद हमारे पास इकोनॉमी के मॉडल हमारे उसमें दिए गए हैं। इकोनॉमी के कंसेप्ट हमारे पास है। इकोनॉमी दो तरह की इकोनॉमीज हमारे पास होती हैं फ्लो के बेस पे। इकोनॉमी दो टाइप की डिवाइड की जाती है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरी होती है ओपन इकोनॉमी, ठीक है। फ्लो के बेस पे दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है क्लोज्ड और दूसरी ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में अगर हम इसको सेक्टर के अकॉर्डिंग में अगेन डिवाइड करूं तो दो तरह की इकोनॉमी है, एक होती है टू सेक्टर इकोनॉमी और दूसरी होती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी की बात करूं तो इसमें एक ही होती है, दैट इज फोर सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, हाउस होल्ड होता है, दूसरा प्रोड्यूसर होता है। हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करेगा, दैट मीन कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, और प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। ऐसे ही थ्री सेक्टर इकोनॉमी में दो, एक हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास है ही है, साथ में क्या आ जाएगी? गवर्नमेंट आ जाएगी, दैट मीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर स्कीम्स और सर्विसेज। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक बात वर्ड जोड़ ही रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो एक कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं, तो लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर आया था, फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो चीजों पे करती है, एक गवर्नमेंट प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है, जिसको हम गवर्नमेंट प्रोडक्शन या गवर्नमेंट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, या पब्लिक प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है पब्लिक प्रोविजंस। क्या होते हैं? पब्लिक प्रोविजंस। तो रोडवे, डैम, ब्रिजेस, ठीक है, हॉस्पिटल्स बिल्डिंग, स्कूल्स बिल्डिंग, ये सारे क्या है? ये गवर्नमेंट की पब्लिक प्रोडक्ट है, जिसका कॉमन यूज करते हैं सारे। लेकिन पब्लिक प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर स्कीम्स ओनली। ओल्ड एज पेंशन पे एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, पेंशन स्कीम आती है, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो भी क्या है? वो भी स्कीम के ऊपर एक्सपेंडिचर है, उनको क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रोविजंस, ठीक है। लास्ट टाइम ये और में आया था, 2 नंबर के अंदर आया था फर्स्ट टाइम। अब हम बात करते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, 3 तो आएंगे, प्लस साथ में आ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल सेक्टर, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। यानी हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करेगा नेट एक्सपोर्ट। इसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी एक्स माइनस एम, दोनों का सेकंड सेटिंग है।
x माइनस m। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो एक लास्ट कंसेप्ट आ जाता है सर्कुलर फ्लो। अंडर सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द वन सेक्टर टू द अनदर सेक्टर। एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के साथ जो फ्लो होता है वो क्या कहलाता है, सर्कुलर फ्लो है। फ्लो यानी ऐसा फ्लो जो ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूस राइज करता है। तो हमारे पास हमें तीन चीजें आती हैं। पहली आती है प्रोडक्शन, तीन कंसेप्ट ट्रिपल आइडेंटिटी इसके अंदर काउंट की जाती है। एक प्रोडक्शन, दूसरा इनकम और तीसरा एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन को प्रोडक्शन फेज या प्रोडक्ट फेज या आउटपुट के नाम से कंसीडर करते हैं और एक्सपेंडिचर को हम डिस्पोजिशन के नाम से कंसीडर करते हैं। तो कई बार डिस्पोजिशन या प्रोडक्शन या आउटपुट ऐसा भी लिखा आता है। इस कंसेप्ट को ट्रिपल आइडेंटिटी बोलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जितनी एक नेशन के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ होगा उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, और जितना एक्सपेंडिचर होगा हम उतनी ही क्या करेंगे, मैक्सिमम इनकम गेन कर पाएंगे। या हम ये बात करें कि एक प्रोड्यूसर के पास मैक्सिमम जितनी इनकम है वो मैक्सिमम उतना ही प्रोडक्शन कर पाएगा, और जितना प्रोडक्शन होगा, ठीक है, और सामने वाले का जो परचेज करने वाले हैं इकोनॉमी के अंदर उतना ही गुड्स एंड सर्विस को बाय करने पे एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और जितना मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ सामने वाले की इतनी ही इनकम हो जाएगी। मतलब ये तीनों क्या करती हैं, एक फ्लो के अंदर वर्क करती हैं और सर्कुलर पाथ के अंदर करती हैं, एक दूसरे को साथ करती है। इसके बाद हमारा एक लास्ट कंसेप्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है, दैट इज इंटरसेक्टर फ्लो। ठीक है, इंटरसेक्टर फ्लो, इंटरसेक्टरल एक सेक्टर का अनदर सेक्टर के साथ फ्लो, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टर फ्लो। यहां पर हम सिंपल सी बात में समझेंगे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दो सेक्टर हैं। हाउस होल्ड को मानते हैं ही इज द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या मानते हैं, ही इज द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा क्या, फैक्टर सर्विसेज। क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस फैक्टर प्रोडक्शन का यूज करेगा और प्रोवाइड कर देगा किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड के पास गुड्स एंड सर्विस आ गई तो हाउस होल्ड क्या करेगा, पेमेंट करेगा इसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। और प्रोड्यूसर के पास पेमेंट आ गई तो प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट कर देगा, उन फैक्टर जो सर्विस उसने यूज किए थे उसकी पेमेंट है, जिसको हमने फैक्टर पेमेंट बोला, फैक्टर पेमेंट कर देगा किसको, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड के पास अगेन मनी आ गया, अगेन वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, अगेन प्रोडक्शन होगा। तो ये फ्लो क्या है, ये भी रेगुलर चलता रहेगा, इसलिए इसको फ्लो बोला गया। कौन सा, एक सेक्टर और अनदर सेक्टर के इन बिटवीन। और यहाँ पे हम दो ही सेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। सिर्फ टू सेक्टर बोलने हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करना चाहूँ, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के कंसेप्ट को डिवाइड करना चाहूँ, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड किया था, फैक्टर सर्विसेज, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द फैक्टर सर्विसेज। और प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करी थी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली गुड्स और सर्विस क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, इसलिए इस फ्लो को रियल फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल फ्लो। और दूसरा पार्ट अगर मैं बात करूं, हाउ प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया था, पहले हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को पेमेंट करी थी गुड्स एंड सर्विस की। प्रोड्यूसर के पास पैसे आने के बाद उसने फैक्टर और सर्विसेज की पेमेंट कर दी थी, जिसको हमने फैक्टर पेमेंट बोला था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मनी का फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया मनी। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है इस सर्कुलर फ्लो इंटरसेक्टर फ्लो को स्टडी करने का, क्या सिग्निफिकेंट है? तो एक दो सिग्निफिकेंट के बारे में बात करेंगे। एक, यहाँ पे गुड्स एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जा रही है, दैट मीन एक नेशन दूसरे नेशन के साथ कितनी एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, उसके बारे में पता लगेगा। और दूसरी बात, गुड्स एंड सर्विसेज काउंट करके ही हम जीडीपी काउंट करते हैं, और जीडीपी से हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन नेशनल इनकम की जानकारी भी हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, दो सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस, इंटरडिपेंडेंसी ऑन
वन सेक्टर टू द अनदर सेक्टर की हमें नॉलेज मिल जाएगी, और दूसरी हमें जीडीपी को कैलकुलेट करना यानी नेशनल को कैलकुलेट करने की नॉलेज मिल जाएगी। तो ये दो हमें सर्कुलर फ्लो से मिल, यहाँ पे आपका ये चैप्टर होगा।